गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हो? आप देख सकते हो ये जो है एडिटोरिया का जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है आपका 72 बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे एक टेस्ट शुरू हो चुका है, 29 तारीख को ख़त्म हो गया है एंसेंट और मेराइवल का। 72 बीपीएससी के लिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट स्टार्ट हो गया है, काफ़ी जगहों पे हो गया है। जैसे कि आपका बीसीडब्ल्यू में भी जो है रोहित सर सारे जो एनसीईआरटीज़ हैं उसका ले रहे हैं डिटेल में, क्योंकि सबको पता है एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी पूरा ख़त्म कराने वाले हैं वो केजीएस वाले जो खान सर हैं। वो भी आपका जो है कि बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, प्रयास करके टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया। दृष्टि है, आस्था है, जहाँ आपको मन है, जिसका भी मन है आपको, आप ज़रूर से टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि आपके पास टाइम अब बहुत कम है। 3 मंथ है, अप्रैल मई जून जुलाई में तो आपका एग्ज़ाम ही है। और जो पिछली बार आपने गलती किया था ना 71 में, जिससे आपका 1-2 नंबर से रह गया, वो गलती नहीं करो आप। इसलिए आपको जुड़ना ज़रूरी होता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। इसलिए कि आप अगर किसी ग्रुप से जुड़े हो, किसी आप जो ग्रुप डिस्कशन है आपका, वहाँ अगर किसी चीज़ से जुड़े हुए हो, तो आपका वीकली टारगेट ख़त्म होता है। इसके लिए जो है मैंने यहाँ पर एडिटोरिया का ये जो बुकलेट है लगाया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको टॉपिक दे सकूँ। ठीक है ना, ये नहीं कि मैं यहाँ पे कोई ऐसा प्रचार प्रसार करने के लिए आई हूँ कि आप सिर्फ यहीं पे ज्वाइन करो। अगर आप कहीं पर नहीं भी ज्वाइन कर रहे हो टेस्ट सीरीज, तो आप ना सेम टारगेट को सेम डेज में ख़त्म करने के लिए वैसा आप प्रयास करोगे, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं वो तो ख़त्म कर देंगे, इस तरह से आपका तो रह जाएगा ना। तो आप ख़त्म करोगे, इसके लिए जो है मैंने लगाया है, क्योंकि मेरा दिया हुआ टारगेट आप कभी भी नहीं करते थे ग्रुप पे। तो चलिए इसी का लेते हैं हम लोग। ये जो टारगेट है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, 5 अप्रैल को होने वाला है आपका टेस्ट, और वहाँ पे आपको पार्ट 1 मॉडर्न हिस्ट्री का होगा, जिसमें कि आपको 21 टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो 21 टॉपिक में जो है कि आपका बहुत छोटा छोटा सारा चीज़ है, आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिवीजन करना है। 29 तारीख के बाद जो लोग लगे हैं इसमें, वो लोग का तो ख़त्म ही होने वाला है ऑलमोस्ट। आप रह जाओगे, आपको ख़त्म करना है ना 5 तारीख तक। तो अगर एडू का एग्ज़ाम के बाद लगना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप उस पर ही फोकस करो। लेकिन जो सिर्फ और बीपीएससी के लिए जो बने हैं, जो चाहते हैं कि नहीं डाइवर्ट नहीं करना है, अभी से लगना है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला टॉपिक देखिए क्या है, भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, तो हम लोग ना क्या करते हैं ना, इसी को बेस मानकर जो है कि आपका स्टार्ट करते हैं। ये जो है ना आपका ये मैप है, जो कि मैंने एनसीईआरटी महेश वनवाल की जो बुक है वहाँ से लिया है, ताकि आपको आइडिया हो सके जो पुर्तगाली लोग थे वो भारत के किस क्षेत्र में एक्टिव थे। ओके, वास्को डी गामा आपका आए थे, वास्को डी गामा कालीकट में 1498 में आए थे। और वो जो है यहाँ पे पहले यात्री थे, पुर्तगाली यात्री, और ये जामोरिन नाम का जो शासक था कालीकट का, उससे मिले। उन्होंने उनका स्वागत किया और अरबों ने उनका विरोध किया, क्योंकि अरब लोग जो है कालीकट में पहले से एक्टिव थे। फिर आप आते हैं तो गोवा में आ जाइए। अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया था और नीनू डी कुन्हा ने इसको राजधानी भी बनाया था। कोचीन में जो अपना पहला दुर्ग स्थापना किए थे 1503 में पुर्तगाली लोग। नागपट्टनम एक बंदरगाह था, जहाँ से वो पूर्वी एशिया के मलक्का, मनीरा, ये सब जगह से व्यापार करते थे। बंदरगाह ऑलवेज पूछता है, भूलना मत, चोल वगैरह का सब जगह का, दक्षिण का तो पूछता ही पूछता है। पुलिकट और मछलीपट्टनम जो है, ये दोनों जगह का भी खास अहमियत था, क्योंकि पुर्तगाली यहाँ से वस्त्र को इकट्ठा करते थे और व्यापार करते थे। ठीक है, उसके बाद हुगली का तो इम्पोर्टेंट था ही, आप लोगों को सब कुछ पता है। हुगली में व्यापार करने का अनुमति अकबर ने दिया था, और 1632 में शाहजहाँ ने फिर इसको छीन भी लिया था पुर्तगालियों से। तो इतना आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, बाकी डिटेल हम लोग आगे करेंगे। ओके, आइए हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पुर्तगालियों का जो भारत में आगमन हुआ था इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कि वास्को डी गामा पहला यात्री था, सेकंड आपका कैब्राल था। बाकी जो आपके जो गवर्नर बने थे वास्तविक, वो कौन थे,
उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनका उद्देश्य क्या था। इनका उद्देश्य क्या था, अरबों को और वेनिस को यहाँ से भारत से समाप्त करना और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ओके, फिर देखेंगे हम लोग कि जो पुर्तगाली वायसराय हैं उनकी क्या उपलब्धियाँ थी, उन्होंने क्या कार्य किए, राजधानी परिवर्तन कैसे हुआ, बंदरगाह वगैरह कौन था, सारा चीज़ देखेंगे हम लोग। फिर व्यापारिक पद्धति उनकी क्या थी, उन्होंने किस तरीके से जो है कि काफिला काटेज आर्मीडा काफिला करके जो एक परमिट था उन्होंने कैसे जारी किया, ये सारी चीज़ें देखेंगे। किस चीज़ का वो व्यापार करते थे, मुग़ल बादशाहों के साथ इनके क्या संबंध थे, इनके समकालीन मुग़ल बादशाह कौन थे, अकबर थे, शाहजहाँ थे, ये सभी थे। ठीक है, पतन का क्या कारण था और भारत को इन्होंने पुर्तगालियों ने क्या देन दिया, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ओके, प्रॉब्लम यहीं से शुरू होने वाला है क्योंकि ये जो है आपका ये हिंदी मीडियम में है। ठीक है, तो इंग्लिश वालों को तो प्रॉब्लम होगा, बट जो आप सुनोगे आपको याद रह जाएगा। मैं बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी मैं एक जगह नोट कर चुकी हूँ। ये काफ़ी पहले ही मैंने नोट कर लिया था, बिना लिखे मुझे कुछ याद वाद नहीं होता है। तो मैं हर चीज़ यहाँ तक कि करेंट अफेयर सब कुछ लिख कर याद करती थी। तो पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ था ये सारा चीज़। और वहाँ के जो पुर्तगाल राजकुमार थे हेनरी द नेविगेटर, उन्होंने ये अभियान चलाया था और 15वीं शताब्दी में कुछ भौगोलिक खोज हुआ था सभी जगहों पे। वहाँ पे इन्होंने आपसी संपर्क स्थापित किया। कोलंबस जो है स्पेन से जो है कि भारत के समुद्री मार्ग से होते हुए अमेरिका पहुँचा। और पुर्तगाली यात्री आपके थे बार्थोलेम्यू डायज, जो कि 1487 में आशा अंतरिप यानी कि केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप में जो है कि वो पहुंचा। फिर सेकेंड आपका जो है कि फर्स्ट यात्री था वास्को डी गामा, जो 20 मई को 1498 को कालीकट में पहुंचा था। ठीक है, कालीकट में तो आपको पता ही है, बता चुके हैं। जमोरी नामक जो शासक था उसने जो है इनका स्वागत भी किया था। और अब्दुल मलिक नाम का जो एक गुजराती पथ प्रदर्शक था ना, उसने जो है कि हेल्प किया था। कप कड़ाबू करके जो एक बंदरगाह था वहाँ पे ये एक्टिव था। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पोप अलेक्जेंडर षष्ठ जो है उन्होंने आज्ञा पत्र दिया था एकाधिकार प्राप्त करने के लिए जो भारत है वहाँ पे। प्रथम पुर्तगाली यात्री तो आपका वास्को डी गामा है। बाद में फिर जो है कि 90 दिन का वो समुद्री यात्रा किया और अब्दुल मलिक से हेल्प लेकर वो जो है कि यहाँ पे एक्टिव हुआ। दो उद्देश्य थे, अरबों और वेनिस के व्यापारी को ख़त्म करना, ईसाई धर्म का प्रचार करना। ठीक है, गोवा में इन्होंने पहला अपना किला भी बनाया था 1510 में। वास्को डी गामा जो है उसके बाद सेकंड पुर्तगाली यात्री आया था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, जो कि लिस्बन से भारत आया था। पुर्तगालियों के भारत में व्यापारिक कोठी कालीकट में, दमन, गोवा, दी, हुगली, ये सभी बंदरगाहों पर उन्होंने अपनी कोठी खोली थी। 1503 में कोचीन में प्रथम दुर्ग की स्थापना भी की गई थी। कोचीन में प्रथम दुर्ग की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये तो मैप में बताया था मैंने। पूर्वी जगत में मसाला, काली मिर्च, ये सब पर व्यापार का अधिकार प्राप्त करना चाहते थे ये। 1505 में प्रथम वायसराय कौन थे पुर्तगालियों के? फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ये प्रथम वायसराय थे 1505 में। फ्रांसिस्को द अल्मेडा शांत जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है इनके शुरू हुई थी, नीले पानी की नीति। और इसके तहत इन्होंने हिंद महासागर में ना पुर्तगाली अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते थे। ठीक है, और पुर्तगाली जो है यहाँ पे अपना आपको सागर स्वामी बना रहे थे। 1509 में जो अल्मेडा है वो क्या किया ना कि मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। ये संयुक्त सेना को पराजित करके उन्होंने द्वीप पे अधिकार कर लिया था। सेकेंड नंबर के जो वायसराय हैं आपके वो है अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क जो हैं वो 1509 में गवर्नर बनकर आए थे और इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने अपने जो है मुख्यालय कोचीन को बनाया था। बाद में कोचीन से चेंज भी हुआ था गोवा में। ठीक है, तो कोचीन को मुख्यालय अल्बुकर्क ने बनाया था। गोवा पर अधिकार करने के लिए इनको सलाह दिया था तिमैथा नामक जो हिंदू था वो। 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुरी जो शासक है यूसुफ आदिल शाह
से गोवा को छीन कर अपने अधिकार में कर लिया था। पहले उन्होंने कोचीन को मुख्यालय बना लिया, फिर गोवा को छीन लिया था यूसुफ आदिल शाह से, और वहाँ पे गोवा पे इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। ठीक है। फिर 1511 में मलक्का पे और 1515 में फारस की खाड़ी और हारमुज पे इन्होंने अपना अधिकार किया था। कौन? फ्रांसिस्को द अल्मेरा नहीं, अल्फांसो द अल्बुकर्क, जिसको हम लोग वास्तविक संस्थापक कहते हैं, और यहीं पे कंफ्यूज होते हो आप लोग। अल्मेरा का बस दो ही इम्पोर्टेंट काम है। एक तो संयुक्त सेना को हरा के द्वीप पे अधिकार किया, ब्लू वाटर पॉलिसी को लाया था, अल्बुकर्क का कोचीन को मुख्यालय बनाया, और गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था। मलक्का, फारस की खाड़ी और हारमुज पे अधिकार अल्बुकर्क ने किया था, जो इसको हम लोग वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ठीक है। चलो, अब देखो आपका दमन, दीव, सालसेट, बशीन, चोल, मुंबई, हुगली, सेंट थोमे, ये सभी जगहों पे पुर्तगालियों का अधिकार हो चुका था। भारत के साथ जो है विवाह के विस्तारवादी नीति भी इन्होंने अपनाया था। ठीक है। भारत के साथ इन्होंने विस्तारवादी नीति के लिए विवाह की पद्धति अपनाई। भारतीयों को सेना में इन्होंने भर्ती किया। 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई और गोवा में इनको दफन कर दिया गया। 1518 में पुर्तगालियों ने कोलंबो और मलक्का पे अपना कारखाना भी खोल लिया था अल्बुकर्क की मृत्यु के बाद 1518 में। ठीक है। नीनो दी कुन्हा जो तीसरा था पुर्तगीज गवर्नर बनकर जो आया था, उसने अपना जो कोचीन में था ना मुख्यालय, बाद में उसको गोवा में स्थानांतरित कर दिया था। नीनो दी कुन्हा ने 1530 में ठीक है, 1530 में इन्होंने अपना गोवा में कर दिया था। गोवा को पुर्तगाल राज्य की औपचारिक राजधानी बनाया गया। 1530 में सैंट थोमे, चेन्नई में, हुगली, बंगाल में, दीव जो है आपका, सभी जगहों पे इसका अपना बस्तियों का स्थापना हो चुका था। पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार कर रहे थे। 1534 में बशीर और 1535 में दीव पे इन्होंने अधिकार भी कर लिया था। उसके बाद आता है आपका जोवा डी क्रिस्टो, अगला गवर्नर बनकर आया था। इसके बाद ना हम लोग पतन थोड़ा देर से पढ़ेंगे, लास्ट में हम लोग पतन देख लेंगे। ठीक है। अब देखिए 1534 में क्या हुआ। 1534 में पुर्तगालियों का जो बंगाल का जो शासक था ना, महमूद शाह, ठीक है, तो उनके द्वारा जो पुर्तगाली चटगांव और सतगांव को अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त किया। ठीक है। जो अपना व्यापारिक फैक्ट्री खोला था यहाँ पे चटगांव और सतगांव में, महमूद शाह से ऑर्डर लेकर 1534 में खोला था। ठीक है। अकबर और शाहजहां के साथ क्या इसका रिलेशन था? अकबर ने हुगली में अपना कारखाना स्थापित करने का अलाउ कर दिया। शाहजहां ने कहा कि ठीक है, बंदेल में आप खोल लो। बाद में शाहजहां ने हुगली में 1632 में छीन लिया था हुगली को, और औरंगजेब जो था वो चटगांव से इनको हटा गया था। इसी चटगांव को पुर्तगालियों ने महान बंदरगाह की भी संज्ञा दी थी। चटगांव जो बंगाल में है, महमूद शाह से ऑर्डर लेकर यहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली थी। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कि पुर्तगाली जो है गोवा, दमन और दीव पर 1961 तक बने रहे। इन्होंने क्या क्या दिया था, जैसे जड़ी बूटी है, औषधि है, ये सारी यूरोपीय लेखक के द्वारा लिखित पहली वैज्ञानिक ग्रंथ जो है 1563 में गोवा से प्रकाशित भी हुई थी। अकबर के दरबार में प्रवेश किए थे कौन, पता है? बताओ। ईसाई धर्म के प्रसारक थे फादर एका बीबा और मौशरत थे, अकबर के दरबार में आए थे। ओके, अकबर के दरबार में आए थे। अब हम लोग देखते हैं ना कि क्या क्या था। तो कोई भी भारतीय जो था या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से एक परमिट होता था। ठीक है। उस परमिट का नाम था कार्टेज आल्मेडा काफिला पद्धति। ये जो था समुद्री मार्गों पर एक सुरक्षा कर वसूल करते थे। ये इसको कार्टेज व्यवस्था कहा जाता था, और ये इस समय था। उसके बाद ये परमिट लेकर ही कोई अरब सागर में जा सकता था, नहीं तो नहीं जाएगा। अकबर को भी ना निःशुल्क कार्टेज प्राप्त करना पड़ता था। ठीक है। उसके बाद 1595 में इनका एकाधिकार हिंद महासागर पे हो गया। ये खुद को सागर स्वामी भी कहते थे। 1542 में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी सूजा के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत जेवियर भी भारत में आया था।
1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1560 में हुई थी गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना। मुगल शासक शाहजहां ने, ये तो बता चुके, 1632 में हुगली को छीन लिया था, क्योंकि वहां पे वो लोग लूट मार कर रहे थे, धर्म परिवर्तन कर रहे थे ना, ये सारी चीजें, तो ठीक है इसलिए। और शाहजहां ने हुगली से हटाने के लिए किसको भेजा था पता है आपको? हुगली से हटाने के लिए उसका गवर्नर था, उसका नाम था कासी मलिक खां। उसको देखा, उसको बोला था काम ये। पुर्तगाली जो है मालाबार में, कोकन तट में काफ़ी सक्रिय थे। वो काली मिर्च का यहाँ से निर्यात करते थे। पुर्तगालियों की ही देन है गोथिक स्थापत्य कला, इसका आगमन पुर्तगालियों के साथ हुआ। उसके बाद तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस तो प्रथम स्थापना 1556 में गोवा में हुआ था। फिर 1556 में गोवा में हुआ था प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना, ठीक है। बाकी ये 1607 और 1610 में जहांगीर के समय में पहली लड़ाई पुर्तगालियों से हुई। अकबर से मिले थे एंटोनियो डी न्यूहा। ये कैम्बे, ये तो हम लोग देख चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। न्यू न्यू जो भी आता है तो ये कॉपी में नोट कर देते हैं। आइए पतन का कारण देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, 17 मिनट का ही वीडियो होना चाहिए था, ये थोड़ा बढ़ गया। पतन के कारण में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो धार्मिक असहिष्णुता की नीति, अल्बुकर्क का अयोग्य उत्तराधिकारी होना। अल्बुकर्क के बाद ना अच्छा कोई आया ही नहीं। डच और अंग्रेज फिर सक्रिय हो रहे थे। बर्बरतापूर्वक समुद्री लूटमार की नीति जो इनकी थी ये बेकार थी। स्पेन के द्वारा भी पुर्तगालियों की स्वतंत्रता का हरण हो रहा था चारों तरफ से ना। इनके समकालीन अकबर थे, विजयनगर साम्राज्य था, तो ये सब के कारण ये ध्वस्त हो रहे थे एक तरह से। अन्य कारण में भी है कि आपका जो ब्राज़ील है, ठीक है, ब्राज़ील की ओर ये बढ़ गए, क्योंकि डच और ब्रिटिश जो है हावी हो रहे थे। फिर हिंद महासागर में भी कंपटीशन होने लगा। 1538 में अदन पे तुर्की का आक्रमण, 1602 में जो है डच आ गए थे यहाँ पे। फिर जो है कि 1641 तक मलक्का डचों ने जीत लिया था। 1628 में अंग्रेज जो है यहाँ पे हारमुज वगैरह पे आ गए थे। मराठा भी सॉल्सेट और बशीन जो उनके कब्जे में था 1739 में ले लिए थे। तो इस तरीके से 18वीं शताब्दी के मतलब ख़त्म होते होते ना ये चले गए, मतलब चल वैसे यहाँ भारत से इनका 18वीं शताब्दी तक इनका पतन हो गया था। कारण क्या है सारा चीज़ बता दिए, बट ये सबसे पहले आए थे और इनके बाद सबसे लास्ट में गए थे, तो इनका जो है आपको सब कुछ याद होना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम होगा हिंदी समझने में तो आप जो मैं बोल रही हूँ ना उसको आप नोट करते जाना, अगर आपका कहीं पे नोट्स बना हुआ है और एक्स्ट्रा अगर कुछ मेरे से मिल रहा है तो ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है जो डच वाला आगमन, सॉरी डच आगमन जो है वो हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक।